जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी IIPR के वैज्ञानिकों ने मूंग की 2 ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो 55 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। अभी तक मूंग की फसल पकने में कम से कम 70 दिन का समय लगता था, जिससे 40% फसल बारिश की वजह से खराब हो जाती थी। IIPR के वैज्ञानिकों ने मूंग की खेती के लिए IPM 409-4 व IPM 205-7 नामक 2 नई प्रजातियां विकसित की हैं। मूंग की ये प्रजाति ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त है। संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार मूंग की अभी तक जितनी भी प्रजातियां हैं उन्हें पकने में कम से कम 70 दिन का समय लगता था, जिससे जून के अंतिम सप्ताह में आने वाले मानसून के कारण इस फसल का काफी हिस्सा खराब हो जाया करता था। मूंग की इन नई प्रजातियों को पकने में कम समय लगने के साथ इनके दानों में चमक भी होगी। इन दोनों प्रजातियों के दाने हरे व मध्यम आकार के होंगे। इन नई प्रजातियों का उत्पादन 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में बुआई के लिए ये उपयुक्त हैं। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न पैदावार का अनुमान 1 करोड़ टन बढ़ाकर 26.43 करोड़ टन किया है। ये अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस बार गेहूं और चावल की रिकॉर्ड पैदावार होगी। कृषि मंत्रालय ने पैदावार को लेकर तीसरे संशोधित अनुमान में कहा है कि चालू वर्ष में 26.43 करोड़ टन खाद्यान्नों की पैदावार होगी। पिछले साल कुल 25.71 करोड़ टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। इससे पहले मंत्रालय ने अपने दूसरे अनुमान में इस साल 26.32 करोड़ टन पैदावार की उम्मीद जताई थी।
पिछले साल मानसूनी बारिश अच्छी रहने के कारण चावल, गेहूं, दालों, कपास व गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। नए अनुमान के मुताबिक चावल की अब तक की सबसे ज्यादा 10.62 करोड़ टन और गेहूं की 9.58 करोड़ टन पैदावार होने के आसार हैं। पिछले साल चावल की 10.52 करोड़ टन और गेहूं की 9.35 करोड़ टन पैदावार हुई थी। यूरोपीय यूनियन ने भारत से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के आयात पर लगाए बैन को खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि यूरोपीय यूनियन ने हाल में ही भारत से अल्फांसो आम और 4 सब्जियों के आयात पर भी बैन लगाया है। इसका सरकार के साथ ही किसानों और एक्सपोर्टर्स ने काफ़ी विरोध किया है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के आयात से बैन हटाने के साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भारत के एक्सपोर्टर्स से कहा है कि उन्हें सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखना होगा। डाल से टूटने की कगार पर पहुंच रहे आम को गलवा रोग से काफ़ी नुकसान हो रहा है। गलवा के कारण ही आम असमय टूटकर गिरने लगा है, जिससे बागवानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बागों में लगा आम गिरने के साथ ही सड़ता भी जा रहा है। अमूमन जून महीने की शुरुआत से ही आम का टूटना शुरू हो जाता है। पाल का पका हुआ आम जून के पहले सप्ताह में ही बाजार में आ जाता है, जबकि डाल का पका हुआ आम भी इसके बाद बाजार में दिखाई देने लगता है। अब जब आम के टूटने का समय नज़दीक आता जा रहा है, तब बागों में आम का अपने आप टूटकर गिरना जारी है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि पेड़ पर लगे आम पर पीला या काला धब्बा पड़ने से आम टूटकर गिर जाता है। ऐसे आम को काट कर देखा जाए तो अंदर भी सड़ा हुआ ही मिलता है। इसके बचाव के लिए जानकारों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ही पेड़ों को पानी दें। पानी की मात्रा का भी ख्याल रखें। पेड़ों के नीचे जानवर ना बांधें, इससे उनकी जड़ें कस जाती हैं और नमी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। ईंट भट्टों के धुएं से होने वाले प्रकोप से बचाने के लिए विशेषज्ञों से राय लेकर उपयुक्त दवा का छिड़काव करें। खराब फलों को तोड़कर फेंक दें ताकि दूसरे फल प्रभावित होने से बच जाएं। आम का सूख कर गिरना भी एक प्रकार का रोग है, इसलिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर दवा का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस माह किए जाने वाले कुछ आवश्यक कामों के बारे में। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां संभव हो अपने खेत का समतलीकरण करवाएं। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह सफाई करें तथा अनाज को अच्छी तरह से सुखा ले एवं कूड़े कचरे को जला या दबा कर नष्ट कर दें। ग्रीष्म काल हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग आदि की बुआई कर सकते हैं। सनई की बीज दर 60 से 70 और ढैंचा की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। अरहर और कपास की बुआई इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसान भाइयों को यह सलाह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से अवश्य उपचार कर लें। इस उपचार से बीजों के अंकुरण तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। सभी सब्जियों में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में कम नमी होने से परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया को 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें तथा माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर पैराथियान को 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
जिन किसान भाइयों को प्याज फसल की खुदाई करनी है वे फसल में पानी देना बंद करें तथा खुदाई तथा रचाई खेत स्तर पर शुरू करें। बैगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC को 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान हरदोई मंडी में 1330 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1315 रुपए, रायबरेली में 1350 रुपए और लखनऊ में 1335 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल हरदोई मंडी में 2080 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1980 रुपए, रायबरेली में 2100 रुपए और लखनऊ में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं हरदोई मंडी में 1435 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1411 रुपए, रायबरेली में 1400 रुपए और लखनऊ में 1415 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव हरदोई मंडी में 3075 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3035 रुपए, रायबरेली में 3115 रुपए और लखनऊ में 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू की बात करें तो आलू का भाव हरदोई मंडी में 1350 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1280 रुपए, रायबरेली में 1325 रुपए और लखनऊ में 1375 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। टमाटर हरदोई मंडी में 550 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 725 रुपए, रायबरेली में 500 रुपए और लखनऊ में 550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज हरदोई मंडी में 1065 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1035 रुपए, रायबरेली में 1075 रुपए और लखनऊ में 1050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर हरदोई मंडी में 4600 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4900 रुपए, रायबरेली में 4675 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ मंडी में 4425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। मसूर हरदोई मंडी में 5000 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4750 रुपए, रायबरेली मंडी में 4760 रुपए और लखनऊ में 4840 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना हरदोई मंडी में 3325 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3270 रुपए, रायबरेली में 3270 रुपए और लखनऊ में 3275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ हरदोई मंडी में 2810 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2820 रुपए, रायबरेली में 2975 रुपए और लखनऊ में 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले एपिसोड में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार
NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हम लोग जीवन भर भौतिक संपदा के संरक्षण और उसको एकत्रित करने में लगे रहते हैं। भौतिक संपदा से मेरा मतलब धन दौलत सोना चांदी से है, और हम समय समय पर यह भी निरीक्षण करते रहते हैं कि हमारी भौतिक संपदा में कहीं कोई कमी तो नहीं आई, और अगर कोई कमी आ जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कभी पादप संपदा के संरक्षण की ओर जाता ही नहीं, जबकि हम सबका जीवन तो पादप संपदा पर ही निर्भर है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं पादप संपदा एवं कृषक अधिकार, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर शशि राणा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पादप संपदा है क्या? कृषि, उद्यान या वन्य, इन सब के मूल में पादप संपदा होती है, और अगर ये पादप संपदा कोई के आधार पर हम कोई नई प्लांट वैरायटी को विकसित करते हैं, नई पादप वैरायटी विकसित करते हैं, तो ये किसानों की बौद्धिक संपदा होती है। तो पादप संपदा इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कृषि के मूल में यही है, और इसके साथ कृषकों की जो जानकारी है, जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान के उपयोग से नई वैरायटी विकसित करते हैं, तो ये उनकी बौद्धिक संपदा बन जाती है। और इन बौद्धिक संपदा जब बनती है तो उसके साथ कुछ अधिकार जुड़े होते हैं। ये बौद्धिक संपदा अधिकार आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार का उपयोग किया जाता है। जी, जैसे कि आपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात की, तो इसका हम सब के लिए क्या उपयोग है? बौद्धिक संपदा मनुष्य की बुद्धि से विकसित कोई भी प्रोडक्ट उसकी संपदा होती है, और अगर इसको वो हमारे स्टेट में, हमारे देश में जो नियम है उनके अंतर्गत इनको संरक्षित कराएं, तो ये वो बौद्धिक संपदा अधिकार बनाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति के जो बुद्धि है उसके किसी भी आयाम से कोई भी जो संपदा उत्पन्न होती है, चाहे वो कोई उपकरण हो, कोई प्रक्रिया हो, या वो कोई आपका लिटरेरी मटेरियल हो, आपका शैक्षिक क्षेत्र में यूज होने वाली उपयोगी चीज़ें हों, या फिर वो कृषि के क्षेत्र में हो, ये आपकी बौद्धिक संपदा होती है। हर बौद्धिक संपदा के लिए अलग अलग नियम है, और इनके लिए जो विकसित करते हैं उनको अलग अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जी, यानी अगर हम किसी पौधे की किस्म को विकसित करते हैं तो ये भी संपदा के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल। और अगर किसी कृषि यंत्र को विकसित करते हैं तब भी ये उसी के अंतर्गत आएगा। ये बौद्धिक संपदा, मगर ये अलग अलग प्रकार है इसके। जैसे अगर कोई कृषि यंत्र उपकरण विकसित होता है तो ये पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्ट कराया जा सकता है। जी। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा अधिकार का अलग प्रारूप है।
अगर कोई प्लांट वैरायटी डेवलप करी जाती, विकसित करते हैं, तो उसके लिए एक नया अधिनियम है, एक्ट है, पादप वैरायटी एवं कृषक अधिकार एक्ट 2001 में ये विकसित हुआ था। क्योंकि हमारा देश वैसे तो कृषि प्रधान देश है, मगर यहाँ पर पादप वैरायटी के प्रोटेक्शन के लिए पिछले 2 दशकों से पहले कोई प्राविधान नहीं किया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा लोग कृषि के क्षेत्र में हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये टेक्निकल इनकॉर्पोरेशन इनके लिए थोड़ा सा कठिन था। इसलिए ये देश में ये सोचा जाता था कि इसीलिए हमारे पेटेंट एक्ट में कृषि से संबंधित चीज़ों को, प्रक्रिया को, इसको उन्होंने पेटेंट से अलग रखा था। मगर जब से हम लोग विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता हमने ली, तो हमारे लिए ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमारे व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकारों को समावेशित करना हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य हो गया। हमको उसके उपरांत अपने देश की जो भी बौद्धिक संपदा है, जिस भी रूप में, उसको संरक्षित करना आवश्यक हो गया था। इसलिए हम लोगों ने सन 2001 में नया एक्ट पादप वैरायटी एवं कृषक अधिकार एक्ट की स्थापना करी। तो इसका जो अधिनियम है, इसकी हमारे किसान भाइयों के लिए क्या उपयोगिता है? सबसे पहले तो इसका हमारा उद्देश्य है कि जो कृषक है और प्रजनक, इन दोनों को एक ही सी श्रेणी में लाया गया। और उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था कि नई से नई पौध किस्में विकसित हों, इनके विकास को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, वो इन नई पौध किस्मों के विकास को बढ़ावा दें, उसमें इन्वेस्ट करें। इसके अलावा नई अच्छी पौध किस्में, अच्छे बीज, अच्छी गुणवत्ता के बीज कृषि के लिए उपलब्धता इनकी बने। इसके अतिरिक्त जो किसान हैं वो उनको मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि वो भी कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान कृषकों का होता है। तो जब वो अपनी जानकारी से, अपने ज्ञान से, अपने अथक प्रयासों से नई पौध किस्में विकसित करते हैं, तो उन किस्मों को जब मान्यता प्राप्त होगी, उनको पंजीकृत कराएंगे, तो वो आर्थिक लाभ भी कृषकों को लाभ प्राप्त होगा। तो अल्टीमेटली कृषि का विकास और उसके साथ में जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको मान्यता प्रदान करना, उनको पुरस्कृत करना, उनको रिवार्ड देना, ये हमारे अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। जी, यानी जो किस्में जो विकसित होती हैं, वो वैज्ञानिक ही नहीं, हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं और उनको पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन इन किस्मों को पंजीकृत कराने का हमारे किसान भाइयों के लिए क्या लाभ हो सकता है, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर कहें तो? अगर हम देखें तो सबसे पहले तो किसान को मान्यता प्राप्त होती है, एक उसको रिकॉग्निशन मिलता है। दूसरी बात, किसान आर्थिक रूप से किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं कि वो जब अपनी वैरायटी को पंजीकृत कराएंगे तो वो उसके लीगल ओनर हो जाते हैं। वो अपनी इच्छा से उसको बो सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या उसको और भी प्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग जगहों को प्रोड्यूस करने के लिए किसी को लाइसेंस दे सकते हैं। उस वैरायटी को वो विनिमय, एक्सचेंज, मतलब व्यापार कर सकते हैं उसका। तो ये उनको, जब उनकी वैरायटी पंजीकृत होगी तो ये लाभ उनको मिलते हैं। इसके अलावा कृषकों को ये भी लाभ है कि जो वैरायटीज़, बीजों की जो वैरायटी, ब्रांडेड वैरायटीज़ हैं, अगर वो क्लेम के अनुरूप कार्य नहीं करती, वो क्रॉप ब्रांडेड वैरायटी खरीदते हैं, उसको बोते हैं, अगर उसके जो प्रोडक्शन है वो उस तरह का नहीं होता जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था या जैसा उन्होंने ब्रांडेड वैरायटी को क्लेम किया गया है, तो उसको क्षतिपूर्ति के लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा अगर करते हैं तो उसके लिए उनको कोई भी प्रकार का मतलब धनराशि इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, उसमें उनको निःशुल्क उनके लिए ये कार्य है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वायु दिशा पश्चिम से पूर्व तथा गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 50% तथा न्यूनतम 18% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज धूप बनी रहने से अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि ग्रीष्मकालीन टमाटर व बैगन की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। खरीफ में किसी भी फसल की बुआई से पूर्व बीजों का शोधन अवश्य करें। लता वर्गीय सब्जियों की खेती में लगातार नमी बनाए रखें तथा संस्तुत मात्रा में नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। भिंडी की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा संस्तुत मात्रा में यूरिया का छिड़काव करें। हल्दी की बुआई हेतु बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अदरक की बुआई हेतु बीज दर 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। किसान भाइयों, सूरजमुखी एक परसेचित फसल है। इसकी अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु परसेचन क्रिया अति आवश्यक है और सेचन क्रिया के लिए दस्ताने पहनकर या किसी मुलायम रोएदार कपड़े से फूल के मुंडक पर चारों ओर धीमे से घुमाएं। पहले फूल के किनारों पर, फिर बीज के भाग पर। यह क्रिया केवल प्रातःकाल के समय ही करें। मेंथा की खेती में कटाई हमेशा पौधे के नीचे से करें ताकि अगली फसल स्वस्थ हो सके। कटाई के दूसरे दिन पानी अवश्य लगाएं और 7 दिनों के बाद निराई, गुड़ाई तथा नत्रजन की संस्तुत मात्रा की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग कदापि न करें, केवल एक बार निराई करें। शीतकालीन गन्ने की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। पशुओं के हरे चारे, मक्का व लोबिया की खेती में बुआई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण, आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। जो किसान भाई बागवानी करना चाहते हैं वे फलों के नए बाग लगाने हेतु गड्ढों की खुदाई का कार्य प्रारंभ करें। आम के बागों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें ताकि बागों में नमी बनी रहे। किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें।